ओके क्लास, तो कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ, असर्शन रीजन। तो असर्शन रीजन आते ही है, पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर के क्या क्या असर्शन रीजन बनते हैं। असर्शन दिया है, पब्लिक एंटरप्राइजेस आर सेट अप टू प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज लाइक रेलवेज एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है। तो पब्लिक एंटरप्राइज ग्लोबल वेलफेयर पे काम करता है, लोगों को एसेंशियल सर्विसेज देता है। तो यहाँ पे रेलवे और इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज काफी एसेंशियल है सबके लिए, तो वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज प्रोवाइड कर रहा है। तो एकदम सही स्टेटमेंट है। रीजन क्या दिया है, दीज सर्विसेज रिक्वायर्ड ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड हैव लो प्रॉफिटेबिलिटी। तो एकदम सही रीजन है कि ये पब्लिक ही क्यों करता है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर सेटअप है या सर्विसेज है जो प्रोवाइड की जा रही है, उसके लिए बहुत कैपिटल लगता है, ह्यूज कैपिटल लगता है, बहुत पैसे लगते हैं, इन्वेस्ट करना पड़ता है, और उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट है, वो काफी कम होता है, लो प्रॉफिट होता है। और वो कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्यों सहेगा, ठीक है, क्योंकि उनका तो मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। तो वो लोग ये सारी चीजें नहीं करते। पब्लिक वेलफेयर एक पार्ट होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, लेकिन उनका मेन फोकस होता है प्रॉफिट कमाना। वेयर पब्लिक एंटरप्राइजेस का मेन फोकस होता है पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। तो ये एकदम सही रीजन है, इसलिए हमने लिखा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ये आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा 4 ऑप्शन में से, वहां पे आप टिक करोगे, ठीक है। वो आंसर, वो पर्टिकुलर ऑप्शन आप चूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट असर्शन रीजन देखते हैं, एमएनसीज एनकरेज कंपटीशन इन द होस्ट कंट्री, ठीक है। तो एमएनसी क्या करती है, दूसरे कंट्री में, ठीक है, सॉरी होस्ट कंट्री में, दूसरी कंट्री, मतलब अगर मैं इंडियन हूँ तो मेरे लिए आयरलैंड एक होस्ट कंट्री होगी, ठीक है। तो वहां पे कंपटीशन को एनकरेज करती है। ऑब्वियसली देखो, जब मैं आयरलैंड में अपना बिजनेस सेटअप करती हूँ, तो वहां के जो लोग हैं वो एकदम कंपटीशन में खुद ही घुस जाते हैं कि नहीं, अभी हमारा कंपटीटर आ गया, एक बड़ा बिजनेस आ रहा है, बड़ा ब्रांड आ रहा है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, तो हमारा कंपटीटर है, तो हमें भी और बेटर करना पड़ेगा। तो वो कंपटीशन को और क्या बोलते हैं, एनहांस करता है और जागरूक करता है, ठीक है, कि लोग compete करें एक दूसरे के साथ। अगर कोई पर्टिकुलर एमएनसी है तो अपने ही कंट्री के लोग मस्त मगन अपने में कर रहे हैं कि हाँ कुछ नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कस्टमर्स हमारे पास ही आएंगे, ठीक है। तो कंपटीशन कहीं लूज हो जाती है वही उस पॉइंट पे, लेकिन जब एमएनसी इन्वॉल्व होती है तो कंपटीशन काफी बढ़ जाती है, ठीक है। तो रीजन है, दे ब्रिंग एडवांस टेक्नोलॉजी एंड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। तो क्यों कंपटीशन होती है, क्योंकि उनके पास ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, वो जो भी टेक आता है उसको अडॉप्ट करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, और लोकल जो पर्टिकुलर बिजनेसमैन होते हैं एरियाज के, वो इतना नहीं कर पाते। तो इसलिए उनके लिए काफी बड़ी कंपटीशन होती है। वेराज उनके जो प्रोडक्ट होते हैं एमएनसी के, वो काफी हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं कंपैरेटिवली लोकल ब्रांड, ठीक है। तो इसीलिए उनके लिए काफी कंपटीशन होती है। तो एकदम सही है असर्शन, और उसका रीजन भी काफी सही है। तो इसीलिए हम लोगों ने लिखा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। फिर आते हैं हमारे ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स पूछा, लेकिन एक स्टेटमेंट देके पूछा है, इसलिए ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, जहाँ पे आपको करेक्ट एंड करेक्ट पूछा जाता है या ट्रू एंड फॉल्स बताना पड़ता है। अगर फॉल्स होता है तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि क्यों फॉल्स है, कौन से पर्टिकुलर लाइन की वजह से या वर्ड की वजह से फॉल्स है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। कभी कभी लिखा भी जाता है ऊपर के क्वेश्चन में कि डिफाइन ट्रू एंड फॉल्स, मतलब राइट द आंसर ट्रू एंड फॉल्स एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज फॉल्स, गिव रीजन व्हाई इट इज फॉल्स। तो ऐसे पूछा भी जाता है। अगर नहीं भी पूछा है तो भी आप खुद से लिख दो, ठीक है, क्योंकि आप एनालाइज अगर कर रहे हो कि ये फॉल्स है तो आपको पता ही होगा कि क्यों फॉल्स है, और इसका रीजन आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने किया है, एलआईसी इज एन एग्जांपल ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो गलत है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एग्जांपल नहीं है एलआईसी। एलआईसी किसका एग्जांपल है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का। तो फॉल्स और उसका रीजन आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट है, देखते हैं। द मेन मोटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज इज टू सर्विस टू सोसाइटी। तो ये गलत है। प्राइवेट सेक्टर का मोटिव सर्विस टू सोसाइटी नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो यहाँ पे हमने फॉल्स लिखा है और प्रॉफिट मोटिव लिखा है। एमएनसीज ऑपरेट ओनली इन द होम कंट्री। तो एमएनसी कैसे कहेंगे उसको, अगर एमएनसी सिर्फ होम कंट्री में ऑपरेट कर रही है तो उसको एमएनसी नहीं कहेंगे। एमएनसी दूसरे कंट्रीज में भी ऑपरेट करती है, तो इसलिए फॉल्स डिफरेंट कंट्री, ठीक है। अपनी कंट्री में उसका हेडक्वार्टर हो सकता है, लेकिन दूसरे बहुत सारे मल्टीपल कंट्रीज में वो ऑपरेट करती है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रीजनल बैलेंस। तो ये सही है, रीजनल बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो पब्लिक सेक्टर के अंडर आता है। पब्लिक सेक्टर मेंटेन करती है, बैलेंस क्रिएट करती है, अगर इम्बैलेंस होगा तो उसको ठीक करती है। ये काम पब्लिक सेक्टर का है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
लास्ट हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, इस चैप्टर का तो थोड़ा सा एकदम क्या बोलते हैं, एकदम फॉर्मल क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर के। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई एग्जांपल या किसी रैंडम पर्टिकुलर चीज की स्टोरी या एग्जांपल नहीं आती, यहाँ पे फॉर्मल आपको केस स्टडी आएगा इस चैप्टर का, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मल कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, इसलिए बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनको पढ़ के ऐसे लगता है कि नहीं ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये तो मैं एग्जांपल्स के साथ भी बना लूंगा, खुद से भी लिख लूंगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये चैप्टर वैसा नहीं है, इस चैप्टर में काफी चीजें हैं। ठीक है, जो थ्योरेटिकल है, जो ज्यादा आपको मेमोराइज करनी पड़ सकती है, थोड़ी फॉर्मल है, लेकिन तो भी कुछ ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस की बात नहीं है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, कुछ कीवर्ड्स हेडर्स आपको लर्न है, तो आप इजीली लिख सकते हो। तो अगर ऐसे केस स्टडीज भी बनते हैं तो आपको पूरे चैप्टर का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ओके पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है, उसके फीचर्स क्या, एग्जाम्पल्स क्या है, ठीक है, उसके मेरिट डिमेरिट्स है अगर तो वो क्या है, क्या बन सकते हैं, तो वो सारी चीजें आपको हर एक टॉपिक की क्लियर होंगी, तो केस स्टडीज आपके लिए नथिंग है। आप आराम से बना लोगे, फटाफट बना लोगे, ज्यादा टाइम भी आपको नहीं लगेगा, आप ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करोगे। ठीक है, देखते हैं केस क्या लिखा है। और लार्ज फॉरेन ऑटोमोबाइल कंपनी कोलैबोरेट्स विद एन इंडियन फर्म टू मैन्युफैक्चर कार, इलेक्ट्रिक कार। तो जब कोलैबोरेट ये वर्ड इस चैप्टर में आप पढ़ते हो, जब पूरा जब पेपर देखोगे तो आप कोलैबोरेट वर्ड देखोगे कंपनी के बारे में, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये जॉइंट वेंचर की बात करते हैं। ये कोलैबोरेट यहाँ पे और कोई नहीं करता, जॉइंट वेंचर करता है। जब एक दूसरे के साथ ये लोग कोलैबोरेट करते हैं, एक साथ अलायंस बनाते हैं, मिलते हैं, तो जॉइंट वेंचर। तो आपको यहाँ पे एक पहली लाइन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जॉइंट वेंचर की बात हो रही है। ठीक है, फिर the Indian firm gets access to modern technology while the foreign company gains entry into the Indian market। तो यहाँ पे दोनों का फायदा हो रहा है। ठीक है, दोनों का भी फायदा है। तो वही होता है जॉइंट वेंचर में, सबको मिलके ओनरशिप मिलती है, ओनरशिप शेयर करते हैं, रिस्क को शेयर करते हैं, रिवॉर्ड्स को शेयर करते हैं, लॉसेस होते हैं तो उसको भी शेयर करते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फॉरेन कंपनी है उनको इंडियन मार्केट मिल रहा है, इंडियन मार्केट एक्सेस मिल रहा है, जो उनको अपने कंट्री में बैठ के नहीं मिलता। ठीक है, इंडिया में आके ही उनको मिलेगा। तो फॉरेन कंपनी को इंडियन मार्केट भी वो कैप्चर कर रहे हैं, ज्यादा लोगों को कैप्चर कर रहे हैं, है ना, ग्लोबली आ गए हैं और कंट्री के बाहर आ गए हैं, दूसरे कंट्री में कैप्चर कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी बात है। ठीक है, वेयर एज इंडिया को क्या मिल रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो हमारे कंट्री में पॉसिबल नहीं था। ठीक है, इसको कैप्चर करना, अडाप्ट करना टेक को, तो वो हम उनके वजह से, उनके थ्रू हम उस टेक को अडाप्ट कर पा रहे हैं। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, दोनों के लिए फायदा है, बेनिफिट है, इसलिए जॉइंट वेंचर किया, इसलिए अलायंस बनाया जाता है, कोलैबोरेट किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये केस स्टडी क्या लिखा है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। ठीक है, कार्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिक कार्स मैन्युफैक्चर करते हैं, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म। तो ये बेसिक पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ऐसे स्टेटमेंट है कि कौन से टाइप का ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये जॉइंट वेंचर है क्योंकि कोलैबोरेट लिखा है, दो एक फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी एक साथ मिल रही है, तो जॉइंट वेंचर है। मेंशन टू बेनिफिट्स ऑफ दिस अरेंजमेंट। ठीक है, ये करने की वजह से दो बेनिफिट क्या है। तो पहले एक्सेस हो गया एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए, तो इंडिया के लिए, इंडियन फॉर्म के लिए ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो उसकी एक्सेस मिल गई। ठीक है, मतलब हमें एडवांस टेक्नोलॉजी मिल गई, हमारे लिए जिसकी जरूरत थी, जो रिसोर्स हमें चाहिए था वो हमें मिल गया जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉरेन कंपनी। ठीक है, फिर है ग्लोबल ब्रांड रेपुटेशन। ठीक है, ग्लोबल ब्रांड रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब कस्टमर देखता है कि ये जो ब्रांड है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, वो दूसरे कंट्रीज में फ्लरिश है, तो वहां पे वो बहुत बहुत फायदेमंद हो जाता है गुडविल के लिए। ठीक है, और रिस्क रिड्यूस हो गई है, जब दो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, दो कंट्रीज एक साथ मिलती है, दो ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज एक साथ मिलती है, तो जो रिस्क है वो लोग डिवाइड कर लेते हैं, रिस्क के जो चांसेस है वो लोग रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को रिसोर्सेज यूज करके। ठीक है, एक दूसरे का साथ उनको मिलता है, तो सारी चीजें वो कवर करते हैं और रिस्क कम करने की कोशिश करते हैं, और होती भी है रिस्क कम एक्चुअल में। तो ये जो बेनिफिट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपको आइडेंटिफाई करना है, अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तभी ही आप ये आंसर बना पाओगे। ठीक है, तो मैंने ये पूरा जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आपका काम है इसको बैठना, इसको पढ़ना, इसको गो थ्रू करते रहना। ठीक है, ये इसकी वजह से क्या होता है कि आपको एक आइडिया आ जाती है कि एक पर्टिकुलर चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन रिपीटेटिव आते हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, आप खुद ही एनालाइज कर पाते हैं। ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप खुद ही क्वेश्चन आंसर्स देखोगे, समझोगे, पढ़ोगे, आपको समझ में आता है कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के रिपीटेड क्वेश्चन है,
ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ऐसे लिखना है, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का ऐसा क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप प्रॉपरली देखो, हमारे चैनल पे हम लोग फुल डिटेल वीडियो बनाते हैं, फिर आपके लिए वन शॉट क्रिएट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी देते हैं, ताकि आपको एक ओवरऑल मटेरियल मिल सके एक पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो आप चैप्टर वाइज अगर प्रॉपरली सब करते हो, तो आपको जब एंड में आप एक फुल फ्लेज पेपर देखते हो, तो आपको पता होता है, जब आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो तभी आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो कि ओके, ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर का है, ये मैंने इस बुक में इस साइड पे लिखा था और ये मुझे आता है, ठीक है। इतना क्लियरिटी आती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जितना आप अच्छा पढ़ते हो, जितना आप अच्छा कवर करते हो, उसके वजह से आपको एक अच्छी सी आइडिया आ जाती है कि आपने कौन सा क्वेश्चन कब प्रिपेयर किया था, कौन से पेज पे लिखा था, कौन से बुक में लिखा था, कौन से साइड पे लिखा था, ठीक है। इतना आपको याद होता है जब आप प्रॉपरली उसको गो थ्रू करते हो, ज्यादा मेहनत लग करते हो, उसके ऊपर काम करते हो। तो ये मेहनत वाला काम जो है वो आपको करना है। मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बैठ के पढ़ना है और उसको समझना है, गो थ्रू करते रहना है, कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी आपकी लाते रहनी है हर एक चैप्टर के लिए। तो वो आपका काम है, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। वीडियो आपको अगर क्लियर हुआ होगा तो वीडियो को लाइक करो। अगर आप चैनल पे नए नए आए हो, पहली बार आप अगर हमारा वीडियो देखते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जैसे हम वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन आते रहे, ठीक है। आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। सारा मटेरियल चैप्टर वाइज हमारे चैनल पे है, उसको भी जाके देखो। टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो है जो मैं हर वीडियो में रिकमेंड करती हूँ, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी है, उसको जाके देखो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।